हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है साजिद तारड़ ऑन न्यू आर्मी चीफ विल तुर्की टू जॉइन सीपैक अमित शाह ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स इन गुजरात। तो साजिद तारड़ और कमर चीमा की वीडियो, भाई साहब वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तारड़ साहब, नए आर्मी चीफ पाकिस्तान में आ गए हैं और जो जाने वाले हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग गया है $12.7 बिलियन का। कई लोग कह रहे हैं कि जो नए चीफ हैं वो अपने एसेट्स अभी शो करवाएं, इस तरह की बातें हो रही हैं। उधर इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, उनको हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जगह नहीं मिल रही। तीसरी तरफ तारड़ साहब, पाकिस्तान जो है वो सागडार साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा हमारे डिफॉल्ट के चांसेस 90% नहीं है या 75% नहीं है, 10% से भी कम है। उन्होंने एक बेसिकली ब्लूमबर्ग का एक चार्ट शेयर किया और वो कहते हैं इमरान खान साहब गलत हैं। उधर IMF जो है उसने कहा है कि हम आपको पैसे तब देंगे अगर आप हमें जो रिकवरी प्लान है फ्लड्स की डेवस्टेशन का वो हमारे साथ शेयर करेंगे। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ फाइनेंशियल एक तरफ और दूसरा इसी अगले महीने तार साहब पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं उसका कोई $1 बिलियन देना है। और हमारे पास टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है वो $7.8 बिलियन है सेंट्रल बैंक में। दैट इज ऑलमोस्ट एक मंथ की इंपोर्ट का। एक तरफ फाइनेंशियल चैलेंजेस, एक तरफ इमरान खान का इस्लामाबाद में धावा और नए आर्मी चीफ जो हैं वो पावर में आए हैं। आप कैसे देखते हैं कि क्या नए आर्मी चीफ ये फाइनेंशियल मामलात में जो फंसा हुआ है पाकिस्तान और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उनके कितना को बड़ा इम्तिहान है उनका? चीमा साहब, आज जो अमेरिकन मीडिया ने और यूरोपियन गार्डियन ने और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो इन्होंने एक रिस्पॉन्ड दिया है आपके नए आर्मी चीफ पे, उन्होंने कहा कि नंबर 1 चैलेंज इनका इकानमी होगा और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि फौज जिस तरीके से बदनाम हो चुकी है, फौज का जो किरदार पाकिस्तान के अंदर जितना उसको डैमेज कर दिया गया है, उसको ठीक करना दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब मैं बताना चाहूंगा मेरी नजर में आर्मी चीफ साहब को क्या क्या मुश्किलात है। भारत के बॉर्डर पे आपको जो धमकियां मिल रही हैं वो तीसरा चैलेंज होगा। बाजवा डॉक्ट्रिन जो है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, वो उसको लेके आगे किस तरह चलेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तीसरा इसके बारे में एक ये इसको प्लस भी ले सकते हैं, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं कि नए आर्मी चीफ साहब सऊदी अरेबिया 3 साल रहे हैं एज ए मिलिट्री अटैचे, तो उनका असर रसूख मजीद पाकिस्तान में बढ़ेगा। अब उसका प्लस है या माइनस है। खान साहब जिस तरीके से तुले हुए हैं कि हमने वो बाजू कहते हैं, बाजू मरोड़ कर जिस तरह वो इलेक्शन की डेट लेना चाहते हैं। और दूसरा यहाँ पे कंट्रोवर्सल ये चीज आपने भी जिस तरह मेंशन किया कि वो खान साहब का जो उन्होंने खत भी लिखा और उनके जो दूसरे टियर 2 के लीडर, टियर 1 के लीडर्स टीवी के मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके कह रहे हैं कि हम डिमांड करते हैं कि नए आर्मी चीफ पब्लिकली आकर अगले इलेक्शन का हमें उसका वादा करें। तो हाउ इट इज पॉसिबल? ये उनका टास्क थोड़ी है कि वो आर्मी चीफ है जो आपको इलेक्शन दे, ये चीफ इलेक्शन कमीशन का काम है। और चौथा अगला जो इनको टास्क होगा कि जो इस वक्त फ्लड की डेवस्टेशन है, आपको पता है हमारा एक लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज दे आर एंगेज विद इट, और उसको देखना उनके लिए एक चीज होगा। अगला स्टेप जो है फाइनेंशियल हार्डशिप रिलेटेड है, जिस तरह आपने कहा कि अगले महीने जो है वो $1 बिलियन देना है। अगला जो एक और सबसे बड़ा टास्क है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो आपके हालात खराब हैं, स्वात में TTP और जिस तरीके से तोरखम और चमन वाली साइड पे जो हालात चल रहे हैं वो उसको देखना। अगला नवा स्टेप जो है, बाजवा साहब ने अपनी स्पीच में भी जिस तरह कहा था कि फॉरेन पॉलिसी आपकी फौज देखती रही है, तो फॉरेन पॉलिसी आपके अमेरिका के साथ भी हालात खराब हैं और आपका CPEC भी बंद पड़ा है। ये भी एक चैलेंजों में से चैलेंज है, और जो कि जिस तरीके से CPEC को ओवरसी करते रहे हैं हमारे जनरल बाजवा साहब, तो उसी ये भी इन्हीं के जुमरे में आएगा कि इसको किस तरीके से देखना है। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि आर्मी चीफ व्हाट आर द एबिलिटीज ही हैज, व्हाई ही इज डिफरेंट देन द अदर आर्मी चीफ्स। ये भी कुछ चीजें नई आई हैं। एक तो सबसे पहली बात ये है कि फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि एक आर्मी चीफ आया है जिसका बैकग्राउंड, जिन्होंने दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज में सर्व किया है, ISI और MI में।
हाफिज कुरान है जो पहली दफा ये हुआ है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में। दूसरा OTS प्रोग्राम से, शॉर्ट टर्म कोर्स से आए हैं, ये भी एक पहली दफा हुआ है। अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि इनके बहनोई जो थे एयरफोर्स में शहीद हुए हैं, वो ये भी एक नया एक पहली दफा हुआ है कि एक सर्विंग आर्मी जनरल जो है। अगला जो यूनिक चीज है, हलाल इम्तियाज है इनके पास। उसके बाद जो एक और यूनिक चीज है, ये सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब के शागिर्द हैं। उसके बाद पहली दफा हुआ है कि क्वार्टर मास्टर जनरल जो है वो आर्मी चीफ बने हैं, क्योंकि क्वार्टर मास्टर जनरल एक पोजीशन की तरफ के लिए ये देखा जाता है कि खुडे लाइन लगाया होता है किसी को। ये फर्स्ट टाइम इट हैपेंड। और तीसरी बात ये है कि जलंधर से बैकग्राउंड है इनके। दूसरे आर्मी जनरल हैं जिनका जलंधर से बैकग्राउंड आफ्टर ज़ियाउल हक। ढेरी हसनाबाद रावलपिंडी से, वालिद साहब इनके टीचर, एक भाई इनका आर्मी में, एक भाई इनका टीचर, वो भी सर सैयद कॉलेज में खुद पढ़ते रहे हैं। बाजवा साहब भी सर सैयद कॉलेज से पढ़े हुए थे और बाजवा साहब भी सेनेटर इरफान सिद्दीकी के शागिर्द थे। तो ये सारी चेंजेस आई हैं। और मैं जो बताया आपको कि इस वक्त जो मसाइल हैं, मसाइल में पाकिस्तान घिरा हुआ है। डार साहब जिस तरह मर्जी कहें, अल्टीमेटली वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने सब अच्छे की खबर देनी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर शॉर्ट है, डॉलर मिल ही नहीं रहा और फिर अपने दोबारा उड़ान पर जो है वो जारी है। और दूसरा मैं ये बार बार ये इस बात पे इसका कहता हूं, इकॉनमी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक ना हो। तीसरा, आपने कहा कि हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही, लेकिन और जो एक और सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से 56 शराइत का एक जो लेटर है वो दे दिया गया है खान साहब को कि इन्होंने उसी शाम 7 बजे फैजाबाद से इनको दे हैव टू क्लोज अप। ये धरना नहीं होगा, सिर्फ जलसा होगा। और उन्होंने कहा है कि वो जो आपने खैमे लगाए थे परमानेंट यहाँ पे, उनको उखाड़े और अपने साथ ले जाएं। एक और नई बात हुई है आज उसके बाद कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इनकी जान को खतरा है, इसको फौरन कैंसिल करें आप। ये भी एक आ चुकी है बात। तीसरा, अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान को इकॉनमी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब किस तरह लानी है? हाँ, इन्हीं का अदारा ला सकता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि ये प्रोडक्ट इनकी है। ये सारे बच्चे जमहूरी एस्टेब्लिशमेंट के हैं, इनको एक टोकरी के नीचे दें और ऊपर से 2-4 डंडे मारें और इनको कहें हुए चलो पाकिस्तान की गल करो, वरना ये सारे जो ये लोग हैं ये इस तरह ठीक होने वाले नहीं, बिकॉज दे सो यूज्ड टू। देखिए ना, जब वो कहते हैं ना थप्पड़ों से चीज ठीक होती, आपको आदत पड़ जाती है ना, वो कहते हैं ये किस तरह हो गया है। मैंने आपको शायद बताया था एक दफा कि MQM के जो MNAs हैं वो बेचारे नर्वस हो, वो कहते हैं यार हम तो कालों पे काम करने वाले लोग थे, अब कालें नहीं आ रही तो अब क्या करें, हमें तो पता ही नहीं चल रहा जाना किधर। तो ये सारे हर पार्टी के हालात यही हैं। आप देखें जिस तरह रात को छुप छुप के, अब खास साहब दिन को जलसा करते थे, रात को मिन्नतें करते थे, ये सारी दुनिया को पता है इस हकीकत का। तो वो ये आते किस तरह छूटेंगे? इनको विड्रॉल शुरू हो जानी है। बल्कि मैं समझता हूँ खान साहब को जो कुछ हो रहा है ये विड्रॉल है। खान साहब जो फीडर से दूध लेते थे अब वो गिलास से नहीं पी रहे बिल्कुल, तो ये विड्रॉल है उस चीज की। और इसका मदावा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है, क्योंकि इस बिल्डिंग को खड़ा उन्होंने किया था। और मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो इस प्रोडक्ट को ओन करें और पाकिस्तान पे रहम फरमाएं। अब इस वक्त गाड़ी के चारों टायर फ्लैट हैं, इंजन ट्रांसमिशन तबाह है, तो आप स्टीयरिंग की चाबी कहते हैं कि इनको दे दें तो हमने चादर की बुकड़ मार के आप नहीं निकल सकते। ये इसको संभालना पड़ेगा। बाजवा साहब ने अपनी तकरीब में फरवरी 2021 तक की जिम्मेदारी ली है, लेकिन मैं आज की इस मिनट तक कहूंगा कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर स्टिल इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, दे आर स्टिल कॉलिंग द शॉट्स। और मेहरबानी फरमाएं और इसको ठीक करें, वरना ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। अभी भी 75 साल बहुत देर हो चुकी है। मेरे ख्याल में इसको ओन करें एंड लेट्स मूव ऑन। इस वक्त 2 ही सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए वाहिद उम्मीदें बची हैं, 2 उम्मीदें। एक ये हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब और दूसरा जस्टिस फैजी साहब। That these are the only 2 hopes we have. Let's see how they can justify. मेरे ख्याल people are looking up to you, high hopes, high expectations. और दोनों का बैकग्राउंड ऐसा, जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं कि the entire country is looking up to you.
तार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी पाकिस्तान के जो वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो टर्की गए हुए हैं, तुर्किया जिसका नया नाम है। तो वो तार साहब गए हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट तैयब रजब उर्दगान को ये कहा है कि आप सी पैक को ज्वाइन करें, और उन्होंने कहा है कि आप जो है ना, जो सी पैक के बेनिफिट्स हैं वो जो हम इंजॉय कर रहे हैं आप भी इंजॉय करें। तार साहब ये क्या सी पैक के बेनिफिट्स हैं, ये जो इंजॉय कर रहे हैं हम स्वाय कर्जों के, तो 30 अरब डॉलर के हमने कर्जे देने हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर बाहर से लोग आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या सी पैक के जो उन्होंने जोन्स बनाए हुए हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, तो आप समझते हैं कि हमारी कोई इकोनॉमी बेहतर हो सकती है? या कि आप समझते हैं क्योंकि हमने सऊदी अरब को कहा उसने लिफ्ट नहीं कराई, हमने टर्की को कहा उसने लिफ्ट नहीं कराई, अमेरिका को हम कह नहीं सकते, तो ये जो हम जा के दुनिया को कह रहे हैं कि सी पैक में इन्वेस्टमेंट करें, आप क्या ख्याल है, दुनिया क्यों इसको सीरियस नहीं ले रही और क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही इस पे वाला? चीमा साहब, मुझे तो दूसरा में कहा ना, शायद आप उनके क्वेश्चन को समझ ही नहीं सके पूरी तरीके से। उन्होंने कहीं किकबैक्स की बात तो नहीं की कि आप भी सी पैक एंजॉय आए और किकबैक से एंजॉय करें, क्योंकि टर्की के में भी उनके करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है। चाइना का जो कल्चर है उनमें भी करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है। पाकिस्तान का तो सारा कल्चर ही करप्शन पे है। डीएनए ना, वो तो बोन मैरो में घुस चुका है। तो हो सकता है कि उन्होंने इस तनाजर से बात की हो कि आप भी आए और बहती गंगा से आप भी मुस्तफीद हो। हमने तो 26 बिलियन डॉलर लगा दी, हमने खा लिए हैं उनके, आप भी 10-15 बिलियन डॉलर खा लें और एंजॉय करें। हो सकता है इस तरफ इशारा हो। लेकिन मैं अर्ज ये करूंगा शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब, जब मुल्क के अंदर अमनो अमान के हालात हों तो फिर लोग आते हैं। जब आपकी आधी कंट्री के मेन आर्टरीज जो हैं, शहराएं बंद हो, आप क्रिपल हो चुके हो, आप प्राइम मिनिस्टर हैं सिर्फ इस्लामाबाद, आप सीडीए के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सीडीए के प्राइम मिनिस्टर की बात को कितना वजन कोई देगा? मैं हैरान हूं, तैयब अर्दगान मिला इनको कैसे है? उन्हें पता नहीं है कि ये सीडीए का चेयरमैन है ये? तो दर हकीकत ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। मैं समझता हूं बल्कि बहुत इमेच्योर है। मैंने पढ़ा उनके दौरे के बारे में, वहां पे इन्होंने 3 शिप ले रहे हैं, उनसे शिपयार्ड में खड़े थे और उसकी ओपनिंग के लिए इनका जाना कुछ जरूरी नहीं था इस वक्त। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस व्हाट डू यू थिंक इट वाज वाइज टू गो देयर? छोड़े पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, जिस तरीके से आपका फ्लड 4 करोड़ लोग सड़कों पर बैठे हैं, उनको छोड़ के आप जाना जहाजा से झूठे लाने फिर दे। कभी आप लंच करने लंदन चले जाते हैं, कभी आप अब टर्की चले गए। मुल्क के अंदर हालात ये है कि इमरान खान ढूंढता फिर रहा है आपको। तो इन सर्कमस्टांसेस में ब्लंडर, जिस तरह वो मैंने अगले दिन आपको बताया कि कैप्टन सफदर वाज इंटरेस्टेड टू बिकम अ गवर्नर ऑफ सूबा सरहद। पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं, पाकिस्तान इनके बाप की जागीर है, एक फैमिली से आगे चल ही नहीं रहे। ये हमारे अमीरुल मोमिनीन थे, इन्होंने भी वो कुरैशी साहब की बच्ची को जब दी, इन्होंने टिकट दी मुल्तान से, तो मोरूसी सियासत पे लेक्चर देने वाले यहाँ उनके भी डबल स्टैंडर्ड हो गए वहां पे। इस वक्त मोनस अलाई साहब कैबिनेट की जो सारी मीटिंग्स है वो खुद ऑपरेट करते हैं, वो चलाते हैं। ही इज अ डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो अमीरुल मोमिनीन जो है वो उनकी पार्टी के हैं। ये स्टैंडर्ड सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए और लोगों के लिए। खुद ये ऐसे सियासतदान है, मैं सियासतदान तो उनको क्या कहूंगा, ये तो ग्रुप ऑफ पीपल एंड द कॉमन इंटरेस्ट इज जस्ट टू लूट पाकिस्तान, और लोगों को बेवकूफ बनाना इनकी ड्यूटी है। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में लोगों को जाके तो फिर आप इनवाइट करें अगर आप खुद के हालात ठीक हों। वो मैं आपको शायद बताया था, दरिया नीलम के ऊपर चाइनीज बना रहे थे डैम, तो वो डैम दरमियान में छोड़ के वापस चले गए। सी पैक को पहले चालू तो करा लो यार, फिर इनवाइट करना किसी और को। क्योंकि आप देखें, आपने इंटरनेशनल न्यूज में शायद देखा होगा कि इस वक्त चाइना के अंदर कोविड का बहुत बड़ा इशू बना पड़ा है। वहां पे आईफोन की फैक्ट्री की वहां पे उनकी पुलिस और वहां के उनके स्टाफ के दरमियान में लड़ाई हुई है, और उनके अंदर कोविड इस अभी तक लॉकडाउन चल रहा है बीजिंग के अंदर कोविड का, और सप्लाई चेन बहाल नहीं हो रहा उनका। उनके हालात इकोनॉमी के बहुत खराब है, और द वर्ल्ड बैंक IMF ऑलरेडी हैज सेड कि चाइनीज इकोनॉमी इज सफरिंग ह्यूज। तो आप उनसे पैसे मांगते हैं, उनको अपनी पड़ी है। तो इन सर्कमस्टांसेस में ना वो सी पैक चालू करेंगे, ना पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात मौजूद हैं कि सी पैक को दोबारा चालू किया जाए। करेंगे तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे, यहां से ले जाएंगे क्या?
ना आपके पास कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए है, ना अमनो अमान के हालात हैं। अब सी पैक खोलेंगे, आपके हाईवेज तो ये बंद कर रहे हैं। इमरान खान के बच्चे जो है वो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस, वो हर दूसरी हाईवे को तो जब कहते हैं वो बंद कर देते हैं, जब दिल्ली खोल देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो जो दो चीजें, जिस तरह वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि आप पहले अपने इदारों के रिप्यूट ठीक करें, लोगों का उस पर ट्रस्ट हो, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर करें, और उसके बाद इकॉनमी के लिए मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट करने के देखें, एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें आप। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है और किसी को परेशानी नहीं है, किसी के पास कोई अभी तक रोड मैप नहीं है टू हाउ टू इम्प्रूव इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली। तार साहब, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि रोड मैप नहीं है, लेकिन जब सड़कों पे एक सियासी लीडर होगा तो जारी बात है बाहर से लोगों को कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। आपने सही कहा। तार साहब, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, अलकायदा और दाइश जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं, और ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने उनको वार्न किया है कि आप जो है वो अपना जलसा पोस्टपोन कर दें। आप क्या समझते हैं, अगर ये पोस्टपोन नहीं, जारी बात है वो कर रहे, तो क्या चांसेस हैं कि अगर कोई, और आपको पता है वो सेक्शन 144 भी इस्लामाबाद में लग गई है कोई 2 महीने के लिए, अंदर एक सिक्योरिटी स्टेट बनी हुई है और सिक्योरिटाइजेशन है इस्लामाबाद की। आप क्या समझते हैं अगर इमरान खान पे कोई और हमला हो गया तो मुल्क की सिर्फ क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये वो बैठने को तैयार नहीं है और हुकूमत जो है वो थ्रेट अलर्ट उनके सामने शेयर कर रही है उनके साथ। देखिए, इसमें राना सनाउल्लाह साहब का तो दो मोटिव हो सकते हैं। एक तो चलें जान छुड़ाई जाएगी अगर इनको कहा बताया जाए तो शायद ये जलसे ही ना करें, और दूसरा ये कि उन्होंने अपना सेफ्टी प्रिकॉशन लिया कि अगर कल को कुछ हो तो हम अपने आप को सेव कर सकें कि हमने इनको इतला दी थी। लेकिन दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा, लौंडे लपाड़े क्या करेंगे, वो कहेंगे कि ये जानबूझ के हमारे जलसे को बंद करने की कोशिश की जा रही है, हमसे डर गए, और वो तो शुरू हो जाते हैं ना। जो आज मैं मजे में आपकी ट्रोलिंग क्या कर रहे थे, जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कप्तान ने छक्का लगा दिया, वो कहते हैं कि हमने अपॉइंट किया इसको। वो कह रहे हैं देखें जो अलवीज, देखें ड्रामा किस तरीके से किया गया। 2-3 किस्म की अफवाहें उड़ी। एक तो अफवाह ये उड़ी थी कि आरफ अलवी साहब से सिग्नेचर उनके जाने से पहले करवा लिए गए थे, एक तो ये अफवाह उड़ी। दूसरी अफवाह ये बात ये थी कि ये गैर आईनी अमल था उनका वहां जाना, एक ऐसा आदमी के साथ डिस्कस करना जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा ही नहीं है। दिस इज गैर आनी, इट वाज क्रिमिनल, कुछ लोग ये कह रहे थे। तीसरा, मुझसे किसी ने पूछा कि आपका क्या ख्याल है क्यों गए थे, वो सिर्फ इसके लिए गए थे कि वहां जाएं, वो बैठे और वहां से खान साहब कहें कि मिर्जापुर की गद्दी जो है वो इसको दे दी जाए। इस तरह वो डॉन होता है ना, डॉन वो बिहेव करता है कि आई एम इन चार्ज, आई एम इन कंट्रोल, लुक एट दिस। आर्मी चीफ को भी मुझसे पूछ के अपॉइंटमेंट की जा रही है, हाउ ह्यूज आई एम, पर्सनल ईगो। वो कहते ना, मैं जिस तरह कहते शहबाज शरीफ से मैंने हाथ नहीं मिलाना, ये हाथ नहीं धोता, साबुन नहीं लगाता ये। तो देखे इस तरह के ड्रामे। और तो अगर सोचा जाए, एक कंट्री ऐसा है जहां इतनी गुर्बत है, किस तरह वहां पे वो गाड़ियां भागी होंगी अलवी साहब की, और सरकारी जहाज गया होगा लाहौर, कोई पूछने वाला नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं है कि कंट्री बैंकरप्सी के सर पे है और आपके अंदर मोरालिटी 0% है, और आप पूछने वहां से गए हैं जो आपका इख्तियार ही नहीं है। उन्होंने पहले ही जनरल साहब को प्रमोट कर दिया था, रिटेन कर लिया गया था, आप उसको ना भी साइन करते तो उन्होंने आर्मी चीफ बन जाना था। हाउ डेयर यू अब्यूज द पब्लिक फंड्स लाइक इट्स योर फादर्स प्रॉपर्टी, इट्स एम्बैरेसिंग। और दूसरा, मैं जो बार बार ये कहता हूं चीमा साहब कि कौम के अंदर अर्ज ही नहीं है तरक्की की। yes. कौम जो है वो कहती है कि बस हमें जिहाद दे दो, दाउला न्याजी के गाने लगाओ, लड़कियां भी हमारे अंदर डांस कर रही हो, डीजे बट चढ़ा हो स्टेज पे, बस ये चाहते हैं, ये तो बिल्कुल हमारे तो यही हालात हैं उधर। तार साहब, उस पर भी बात करना चाहता हूँ। एक तरफ तो वो इंडिया के जनरल साहब ने हमें धमकी दे दी कि मैं कश्मीर ले लूंगा और ये कर लेंगे हमें, जब सरकार ने कहा। आज वो अमित शाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है और कल उन्होंने कहा है कि जनाब 2002 में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको सबक सिखाया था पीएम मोदी ने। तो उसका इंडियन मीडिया के ऊपर भी बड़ा शोर मचा हुआ है और पाकिस्तान में भी मचा हुआ है। आप क्या समझते हैं आइंदा की जो सियासत है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो नहीं होने का खदशा अगले इलेक्शंस में? क्योंकि ये अमित शाह साहब की जो स्टेटमेंट है, इसको बहुत सारे लोग इस तरह जो है वो रीड कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप इसे कैसे देख रहे हैं?
चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली दोनों मुल्कों की बदनसीबी या बदकिस्मती समझे। एक तो भारत इतना बड़ा है कि वहां हर वक्त कोई ना कोई इलेक्शन चल रहा होता है, और वहां पे पाकिस्तान और कश्मीर और मुसलमानों के इश्यूज को पॉलिटिकल गेन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, अनफॉर्चुनेट। और दोनों मुल्कों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे भी, पाकिस्तान के अंदर भी जब तवज्जो हटानी हो तो कश्मीर की बात शुरू कर दी जाती है, पाकिस्तान से तवज्जो हटानी हो तो इस तरह की चीजें शुरू करें। अनफॉर्चुनेट रियलिटी। मैं ये समझता हूं कि इस रीजन की तरक्की सिर्फ इसी चीज में इसी एक सीक्रेट के अंदर मौजूद है कि इनको अपने हालात ठीक करने होंगे। ये चॉइस ही कोई नहीं, क्योंकि दोनों मुल्कों के अंदर गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है कि जिसकी हद नहीं। अब उसमें जिस तरह कल परसों भी हम बात कर रहे थे बाजवा डॉक्ट्रिन पे, ये नए चीफ के मैं इनके ये भी सिनेरियो एक आपको बताना चाहता हूं कि बाजवा डॉक्ट्रिन भी यही था कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, और अगर उसके तनाजर से देखा जाए तो जो करंट हमारे जो नए चीफ साहब आए हैं, इनकी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ कंट्रीज। और दूसरा एंगल जो ये था, अगर नवाज शरीफ गवर्नमेंट कुछ 6-7 महीने रहती है, और क्योंकि उनकी दे हैव अ बेटर गुडविल विद इंडिया, द नून लीग वर्सेस खान साहब, वो तो कह चुके हैं कि जब तक मोदी साहब होंगे जब हम उतना अरसा बात ही नहीं करेंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इफ नून लीग गेन सम द ग्राउंड और आसम मुनीर साहब ट्राई टू शो सम साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो हो सकता है कि क्योंकि दोनों कंट्रीज के अंदर इस वक्त ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा, ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे से कि हम अगर आगे बढ़ेंगे तो दूसरा हाउ दे बिहेव। ट्राई की गई है, बेबी स्टेप्स लिए गए हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने आते ही फौरन भारत में अपने हाई कमीशन के अंदर ट्रेड मिनिस्टर को भेजा था, लेकिन फिर पॉलिटिकल कैपिटल नहीं, पॉलिटिकल इक्विटी नहीं होती, क्योंकि खान साहब का बहुत सख्त स्टैंड है इंडिया के बारे में, तो वो डर जाते हैं फिर। हालांकि इस वक्त इनको चाहिए था कि ट्रेड के लिए बॉर्डर साफ करते, ट्रेड शुरू करते। जब ट्रेड शुरू होता है तो दूसरे हालात भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही एक स्ट्रेंज बात है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तो भारत के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्शन चल रहा होता है, और उसके लिए उन्हें दे हैव टू यूज कश्मीर, दे हैव टू यूज पाकिस्तान, दे हैव टू टॉक अबाउट द मुस्लिम कार्ड, और सारी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और दूसरा, अगले दिन जो इसी हवाले से जब आया था, तो वो जो मैडम चड्डा है, उन्होंने उनका था ट्वीट बड़ा पॉपुलर हो रहा है और उसको एक नई डिस्कशन दी जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में कि इसको अगर कोशिश की जाए कि बेहतरी तरफ जाए, क्योंकि मैं कई दफा मेंशन कर चुका हूं कि जंगें भी कई लड़ चुके हैं हम, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ, हम कई कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज भी थी, ये भी था। कोशिश की जाए अगर आपके अमन को और प्यार को और मोहब्बत को भी एक चांस दें। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब, आज तो ना काफी टॉपिक जो है टच किए गए। एक तो पाकिस्तान के जो यूथिया हैं, उनको इमरान खान साहब वो जलसा शुरू कर रहे हैं। ऊपर से राणा सनाउल्लाह ने मना कर दिया है कि आपकी जान को खतरा है, आप जलसे जुलूस ना करें, पोस्टपोन कर दें। और जो यूथिया हैं, मतलब इमरान खान के जो फॉलोअर, वो कहते हैं कि भाई आप लोग हमको डराओ मत, आप ये ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, हमको कोई खतरा नहीं है, ये हमको रोकने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक तो कि ये बात, इमरान खान का जहाज उतरने नहीं दिया जा रहा, और दूसरे नंबर ये भी खबरें जो चल रही हैं सिर्फ जलसे के लिए बोल दिया गया। कुछ लोग जो है ना ये बोल रहे हैं कि जो ये अभी जो आया ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये इमरान खान की मर्जी से आया, और इमरान खान के कहने पर जो है वो प्रेसिडेंट ने साइन किए और इसको अपॉइंट किया। तो ये भी बात इमरान खान के यूथिया बोल रहे हैं, मतलब जो इमरान खान ये चाहता था वो दूसरा आरफ हमीद वाला, फैज हमीद, ये तो बोलता था वो आए। तो बाकी ये भाई साहब के आर्मी चीफ तो चलो जो भी आएगा, जिस तरह मुल्क की भलाई करे, और तो खुदारा इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, ताकि माहौल गर्म ना हो। ये माहौल गर्म होगा, उनके साथ माहौल गर्म होगा, उनके साथ तिजारत करे भाई,
ताकि हमारे मुल्क में खुशहाली है। अरे अभी जो तुर्की बोल रहे हैं, तुर्की गया है वो दूसरा शहबाज शरीफ बोलता रहे जो बोलता तुर्की गया है, उधर से फाइटर मंगाने गए फाड़े वो साजिद तारा साहब ने बोल दिया है हम दोनों कंट्री चाहते नहीं कि हमारे ताल्लुकात ठीक हो, हम कार्ड खेलते हैं वोटिंग इकट्ठी करने के लिए, वो मुस्लिम का हो लेकिन जाए, उससे इंडिया तो कश्मीर कोई का हो फर्क जाए, नहीं पड़ता भाई, नुकसान तो हमारा ही होता है ना, दिन ब दिन खसारे में लेकिन हम लोग ही जा रहे हैं। नुकसान हो रहा है। उनके तो जेबें भर रही है ना, आर्मी चीफ है वो तो 12-13 बिलियन लेकर चला गया ना। नहीं अब पब्लिक जागी ये कह नहीं रहे कि अपने एसेट के लिए शो करो ताकि आपको पता चले जब आप रिटायरमेंट होना तो आपके पास कितना एसेट है। अभी चाहिए भाई, करें हक भी बनता है, करना चाहिए ऐसे जो बड़ी पोस्ट पे आए। इमरान खान मुसलमानों के जो हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक जैसे जो है लीडर, वो अपने एसेट शो करवाते रहे हैं, उन्होंने कारोबार छोड़ दिया था। हाँ पिता के लोग ये ना समझे कि अपना कारोबार बढ़ा रहा है, छोड़ दिया भाई। वो तो चलो अलग बात है। बाकी जो है इंडिया में बात करें तो जो खराबियां चलती रही हैं, पहले भी वो हिंदू मुस्लिम का काफी विवाद चलता रहा, रिपु शर्मा की वजह से काफी केस उठा, फिर वो दूसरा हिजाब वाला मुद्दा काफी उठा। ये कोई ना लड़ाई झगड़े तो भाई साहब पाकिस्तान में बहुत होते हैं, लेकिन बात करें इंडिया की तो वहां पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम पे बात आती है तो उसको सियासी रंग दे दिया जाता है। तो वो सियासत प्लस रिलीजन धर्म लोग जो है ना एक दूसरे को भड़क जाते हैं और वो नहीं दे रहे भाई, वो कार्ड खेला पैदा कर देते, ऐसे ही खराबी होती है। और मैं कहता हूँ कि जब इंडिया का नुकसान होगा ना, ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े से ही हो, बिल्कुल, वरना इंडिया का कोई नुकसान करे ऊपर वाला कोई नहीं कर सकता। सही बात। जब भी होगा अंदरूनी नुकसान आपस का ही होगा, ये भाई मेरी अपनी राय है। और जब भी कोई कंट्री है जैसा भी हो ऊपर से लड़ सकता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर लड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल अंदर से तो खोखला हो जाता है। बैर वाली पावरों के साथ लड़ने के लिए तारक भाई सभी जनता फौजें हर बुरान इकट्ठे हो जाते हैं भाई, पब्लिक का। और जब आपस की लड़ाई हो तो सब आपस में लड़ेंगे तो बात गद्दारी होगी। भाई सब पाकिस्तान को देख लो, हर किसी का अपना अपना मुंह नहीं लगा हुआ। मैं तो भाई साहब इतनी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान तो चलो जैसे दिवालिया की कगार पे खड़ा, जैसे भी उल्टा सीधा चाहे पहुंच गया, जैसे अपने कर्मों की वजह से पहुंच गया। लेकिन भाई साहब मैं ना ये कहना चाहता हूं कि इंडियन जो है ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े से ना आप ऊपर उठ जाएं जी। ये जो तरक्की का सफर शुरू हो चुका है ना, ये रुके नहीं यार, क्योंकि ये हम ना लोग ये एक किस्म की छोटी सोच होती है, छोटी भी नहीं, अपनी जो है ना वो कम्युनिटी अपनी जो धर्म है उसको प्रमोट भी करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड होता है ना, इससे तो नहीं कि जंग ही छिड़ जाए, लिमिटेड होना तो भाई उनकी कंट्री के लोग हाँ वही ना से थोड़े आए हैं, वो खराबियां तो सियासत जब इन्वॉल्व होती है तो फंडिंग की वजह से तभी, और ऊपर से कंट्री इतना बड़ा भी है कि कोई ना किसी एरिया के इलेक्शन होते रहते हैं, उसकी वजह से उस एरिया के अंदर ज्यादा फसादात होते हैं जहाँ पर इलेक्शन होते हैं। ऐसे ही होता है। और भी जगह है इतना बड़ा कंट्री, वहाँ पर भी तो मुसलमान हिंदू हैं इकट्ठे जो रह रहे हैं। सही बात है। और मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, अब भी शबाज तुर्की वालों को आप भी आए और एंजॉय करें इंजॉय, यहाँ पे पार्टी चल रही है ना यार, इसका बेस्ट फ्रेंड ही कर रहा है दिवालिया दूसरों को हम नहीं चाहेंगे। सर्कस चल रही है पाकिस्तान में, उसको एंजॉय करने के लिए बोल रहा है। ये तो पिछले 3-4 साल से सर्कस चल रही है पाकिस्तान में, ऐसे तो बिग बॉस में नहीं चलता होगा जैसा ये पाकिस्तान में चला। ये इसने कर दिया, तुमने मेरी साइड क्यों नहीं ली, तुम झगड़े क्यों नहीं यार, मतलब ऐसा भी तो कह सकते थे ना कि भाई सीपैक रुक गया है, कुछ थोड़ा सा तामल करो ताकि चल जाए, चाइना का भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, आपको भी कुछ मिलेगा। आओ नहीं एंजॉय करो, वो सीधी सड़कें ना लंबी, आप अच्छी तेज गाड़ी लाए और ऊपर बैठ के वो लॉन्ग ड्राइव पे जाए। सड़कें भी बंद कर दी इमरान खान ने, अब सड़कें कौन सी? साजिद साहब बोल रहे इन्वेस्टमेंट कैसे आए, सड़कें आपकी बंद है, इन्वेस्टमेंट मेन कैपिटल आपका बंद है तो इन्वेस्ट कहाँ पर करे? नहीं वो डार साहब चूरन देते ना कि 10% जो है ना वो चांसेस है दिवालिया होने के, 90% नहीं है 70%। भाई 1% भी हो खतरा तो है ना,
बिल्कुल जी। 1% भी हो तो भारी तो वो भी पड़ जाता है। पाकिस्तान का तो 1% भी वो भी खतरनाक है, 10% तो बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान का जो डीजल है ना 15 दिन का रहेगा बस रिजर्व में, 15 दिन का। हाँ बोलते हैं। अरे वो भी बहुत है, इतना इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी अगले 6 माह के अंदर। और ये तो छोटे साल हो गया वो सुनते आ रहे हैं। वो बाजवा साहब को बोले भाई साहब IMF के पास जाने से अच्छा है कि बाजवा साहब के पैर ही पड़ जाए। इमरान खान शहबाज शरीफ जैसे भी हैं, करीब ही हैं, उनके पैर ही पड़ गए, उनसे कह के 2 बिलियन हमें कर्जा दे दो, इंटरेस्ट कम से कम इतना तो इस मुल्क पर एहसान कर दो ना, ऊपर इंटरेस्ट सऊदीया की तरह रख ही दे हमारे अकाउंट के अंदर, इससे कुछ ना कुछ फायदा तो है, ताकि हमारे जो इकोनॉमी है वो मतलब पैसे की थोड़ी वैल्यू तो बढ़ेगी। अब बाजवा साहब अगर 2 बिलियन दे भी दें क्या फर्क पड़ना है, जितनी उनकी उम्र बाकी रह गई है वो कुछ 5-4 साल ही रह गई है या 6 साल 10 साल जी लेंगे, तो वो जितना मर्जी बैठ के खत्म तो होगा नहीं। ऐसे करते रहे बाजवा साहब तो उसका कोई फायदा तो है नहीं। तो वो 2-4 बिलियन दे दे, पाकिस्तान के इकोनॉमी क्रैश और कुछ मुल्क का भी सोच लें, अपने पेट पे हाथ फेरते रहें। तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।